सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा डेली वेजर को लेकर, क्योंकि एक पोर्टल पर आपका बयान चला जिस पर आपने ये कहा कि हम डेली वेजर्स को जो है वो पक्का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बजट जो है वो इतना नहीं है। तो जिस बयान को लेकर डेली वेजर्स के जो फ्रंट्स जो हैं, जो चल रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनके काफ़ी कॉल्स मुझे आए। उन्होंने मुझे कहा कि हरमीत जी आप बात करें, डिबेट करें डॉक्टर साहब से। हमारी मैंने आपसे बात भी की थी, नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हम आज आपके इस सवालों का जवाब जरूर लेने आए कि आखिर डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजह थी, क्योंकि जहां पर हम शुरू से देख रहे हैं 2014 से लेकर आज 2023 तक कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि बीजेपी पार्टी के किसी लीडर ने ये कहा कि हम डेली वेजेस को पक्का नहीं कर सकते, हमारे पास बजट नहीं है। ये बयान हमें एलजी मनोज सिन्हा जी के थ्रू जो है कई बार आए हैं, मिले हैं, इंडायरेक्टली मिले हैं, दबी जबान में मिले हैं, लेकिन किसी बीजेपी नेता ने नहीं बोला। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास जो आपने ये बयान दिया? देखिए, एक तो मैं, क्योंकि आज हम पावर में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो मैं ये कैटेगरिकली कहूं कि हमारे पास बजट नहीं है और हम उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, इस पर की बात हो नहीं सकती है। उसका कौन से न्यूज पोर्टल पर चला था मुझे मालूम नहीं है। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा हमारे सामने रहता है और मैंने पूरी डिटेल्स बताई है और मैं आशा करता हूँ सरकार में आए 2015 में, उस समय ये इशू था, बड़ा अहम इशू था, उसके पहले भी ये इशू था और ये लोग जो थे वो लगातार एजिटेशन कर रहे थे। जब हम सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद हमने ये जब बात आई, कैबिनेट में बात आई, तो हमारे जो कोलिशन पार्टनर था उनका अक्सर लोगों ये कहा कि यह कहना था, क्योंकि हमने इनको नहीं लगाया, इनको लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारों ने लगाया है और बिना किसी पोस्ट के लगाया है। कोई 250 रुपए के ऊपर था, कोई जो पेड था, कोई अनपेड था, जिस मंत्री ने, जिस एमएलए ने कुछ कहा तो उसको लगा दिया। और उसके बाद क्या था कि जो ये था, जो होता है स्याही के लिए, कलम के लिए या पेन के लिए जो होता है कोटा होता है डिपार्टमेंट, उनके मद्देनजर लगा दिया। कोई प्रॉपर जो है सिलेक्शन नहीं हुई, तो ये इशू बड़ा डिटेल्स वो आई। हमने कहा भी देखिए, ये वो लोग हैं बेचारे 20-20 साल जिनके हो गए हैं, क्योंकि 15 साल हो गए थे, 20 साल के हो गए थे और ये 2014 तक लगते रहे। एक तो हमने 15 के बाद हमने ये कर दिया भी नहीं, जो भी लगेगा पक्का लगेगा और प्रॉपर जो है उसके डेली वेजेस का ये मेरी कहना बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि पूरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हमने कहा भी ये हमारी लाइबिलिटी है, ये किसी पार्टी की लाइबिलिटी नहीं होती। पार्टी किसकी होती है? जो सरकार होती है, सरकार होती है और हमारे समय और ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं। मैं पीडीडी में था, मैंने कहीं देखा ये जो नौजवान बेचारे या दूसरे लोग तो खंबे पर चढ़ते थे और खंबे के वही आधे जले हुए होते थे, गिर गए, मर गए कई। कल भी सर राजौरी में एक बड़ा ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। तो हमने कहा भी भी एक डेली वेजर जो है वो मर गया बेचारा। हाँ, तो उसके लिए भी हमने एक प्रोविजन किया जो अभी लागू हुआ, लेकिन हमने प्रोविजन, मैं ही मंत्री था जब हमने प्रोविजन किया, मैं बात करूंगा उसके ऊपर। तो ये सिचुएशन थी। फिर हमने उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी का मैं चेयरमैन था, लॉ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक और मेंबर था। तो हमने ये एसआरओ 520 बनाया। बीजेपी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर, पहले हमने इनके लिए स्टैंड लिया पे नहीं, इनकी जिम्मेवारी हमारी, यही डिपार्टमेंट चला रहे हैं, इतने चाहे वो पीएचई का डिपार्टमेंट किसी ने भी लगाए हो, लेकिन सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, सरकार का वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि इनको जो है कम से कम मिनिमम जो इनका है, जो इनका जो वेजेस हैं, जब मिनिमम जो इनका जो कहना चाहिए ड्यू है, उनको मिलना चाहिए। एसआरओ 520 बनाया कि वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर, बेशक हमारे पास पोस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार है तो इनको हम जो है ऑनरेबल जो इनको रेम्यूनरेशन दिया जाए। हमने कहा 15,000 या कुछ है इस प्रकार का हो जाए, ताकि ये लोग अपनी, उस समय 250-250, 300 कुछ अनपेड थे, इस प्रकार की बात थी। तो ये स्थिति थी, लेकिन सरकार एसआरओ 520 बना है, ये आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एसआरओ 500 के बीच तकरीबन 500-600 डेली वेजर्स जो हैं वो पक्के भी हुए हैं। वो डेली वेजर्स ही खुद कहते हैं कि जब एसआरओ 520 आया, बीजेपी पीडीपी की कोalition थी, कुछ लोग जो 500-600 लोग जो हैं वो पक्के भी हुए, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोalition टूटा, वो 520 जो है एसआरओ वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट के ठंडे बस्ते में जाकर जो रह गया, उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हुई, उसको दोबारा इंप्लीमेंटेशन या और कोई डेली वेजर पक्के करने के लिए कोई बातचीत जो है वो नहीं चल रही है उसको। देखिए, मुझे मालूम नहीं पे 520 पक्के हुए, क्योंकि मेरी जानकारी में 500 एसआरओ 520 जो है लागू नहीं हुआ।
तो अगर लागू नहीं हुआ, डेली वेजर से जब हम बात करते हैं वही कहते हैं। हाँ पता नहीं, मुझे मालूम नहीं ये, क्योंकि आपका एक चैनल है, आप जो है सरकार से भी पता कर सकते हैं। जो मेरी जानकारी है वो लागू ही नहीं किया गया। लागू किया होता तो फिर उसको विड्रॉ करना चाहिए होना था, लेकिन विड्रॉ नहीं हुआ इसलिए लागू ही नहीं हुआ। किसी और सिलसिला में हुए होंगे, मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके बाद जानकारी में कहूँगा। लेकिन जब गवर्नर रूल लगा तो उन्होंने इसके ऊपर किया, तो हम लगातार एलजी साहब से, बाकी जो है हमारी पार्टी की तरफ से था इसको किया जाए, उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या है, क्योंकि ये रिव्यू लिया गया पे नहीं जी, शायद प्रॉपरली इनकी रिक्रूटमेंट नहीं थी या क्या कारण था, इस प्रकार की बात उस समय आई होगी। इसलिए निर्मल सर, मैं इसलिए आपके उस बयान पे गया, मैं आपको पोर्टल का नाम भी, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल रहता है, हम कई बार प्रोटोकॉल नहीं, कटरा का ही प्रोटोकॉल है, श्री माता वैष्णो देवी करके कोई पोर्टल है जिसपे आपने ये बयान दिया था। आपके बयान के बाद जब मेरी डेली वेजर से बात हुई, उनका ये कहना कि बीजेपी की ही पार्टी के जो नेता हैं वो कमेटीज बना रहे हैं, वो कमेटीज में हमसे डाटा उन्होंने, श्यामलाल शर्मा जी ने मांगा, हमने पूरा डाटा उनको ऑफिस में जाके हर एक चीज का डाटा, कितने डेली वेजर्स 47 डिपार्टमेंट्स में कितने कितने डेली वेजर्स हैं, फिर सेंटर तक वो डाटा पहुंचाया, एलजी तक वो डाटा आया। ठीक है। उसके बाद अरुण कुमार मेहता जी ने कहा कि ये जो कई लोग डाटा जो है इलीगल ना, हैं, डाटा पार्टी ने तो इकट्ठा किया होगा, क्योंकि हाँ आपने कहा कि वो जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि ये बीजेपी की सीरियसनेस बताता है कि बीजेपी क्यों ऐसा जो है करना चाहती है। सरकार के पास ऑलरेडी डाटा था, जब हमारी सरकार थी तो पहले जब फिगर आती 60,000, जब हमने डाटा बायोमेट्रिक्स किया तो ये 1 लाख से ऊपर हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। जो बेचारे फील्ड में काम कर रहे थे उनका नाम नहीं था, और दूसरे लोग जो थे वो थे, तो ये थी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन विषय ये है कि SRO 520 लागू होके इसको लगना है, हमारी सरकार ने ये तय किया था, लेकिन उसके बाद में नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। सरकार ने क्यों नहीं किया ये सरकार भली भांति बता सकती है, और उनका क्या व्यू है उनसे पूछ लीजिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए इनका, हाँ सरकार ने ये जरूर किया कि इनको मिनिमम वेजेस मिले, तो आज मुझे बता रहे थे कि 9-9.5 हजार रुपये इनको मिल रहा है, तो ये स्थिति है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये एक कमेटी बनाई है, उसका जो है डाटा ले रहे हैं, तो इसीलिए ले रहे हैं कि हम सीरियस हैं, इन लोगों को इनकी मदद होनी चाहिए। और ये इनका कसूर तो इतना ही था ना कि इन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, उस समय की सरकार ने ऐसा किया और इससे काम लेते रहे, आज तक काम ले रहे हैं। तो इनके बच्चों ने और इनकी जिनके कारण इनकी शादियां होगी, तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की रही कि किसी पोर्टल ने, मुझे नहीं मालूम क्या वो पोर्टल है, एक जरूर एक लड़का आया था वहां पर, वो जबरदस्ती वो ऐसे कर रहा था, उसमें मेरे शब्द क्या है, अगर वो शब्द सामने आए तो उसने क्या बोला, क्योंकि वो है पता लगा कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता का जो बेटा है वो, तो क्योंकि उस समय पीछे में जब आया था तो उसने जरूर जबरदस्ती मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। तो ये इस प्रकार की आप बात पूछ रहे हैं, तो आपका हमारा फर्ज बनता है कि आपकी पूरा जवाब दें। लेकिन कोई रास्ता रोकेगा, इस प्रकार की बात करेगा और उसका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो मेरे शब्द में कि हमारा बजट नहीं है, हम नहीं कर सकते, इस प्रकार बताएंगे। ये बयान भी सर मैंने नहीं सुना था, ये बयान भी जो रवि हंस जो इसको लीड कर रहे हैं PHE यूनाइटेड फ्रंट को, उन्होंने मुझे भेजा था और उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर वो है तो वो जो है, अगर मैंने कहा है मैंने भी बजट है या नहीं है मुझे नहीं पता, कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं इस प्रकार की बात करने की। यही एक वजह सर, हम आपके पास सिर्फ यही एक वजह है कि बीजेपी जब ये कहती है कि हम सरकार में नहीं है, तो बजट के लिए बात करना वो शायद पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह, हम ज्यादा नहीं, 52 साल का मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैं डिप्टी CM रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ, इसका ऐसा लूज स्टेटमेंट मैं दे ही नहीं सकता। और मैं इस प्रकार के, आज बताइए पूरे इतिहास में कि कभी मैंने कोई लूज स्टेटमेंट दिया, तो उसने, हाँ उसने उस आदमी ने, आपके पास है, बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। निर्मल सिंह सर से क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने भी आपके सर जितने भी, क्योंकि मैंने भी आपके पास 5-6 इंटरव्यू किए, आपने कई बार पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, मैं आपसे डेली वेयर का पूछता हूँ और आप बड़े जिम्मेवारी से जो है जवाब देते हो, क्योंकि वो आदमी है, मुझे पता है, बाद में पूछा मैं कि ये क्यों रास्ता रोक रहा था, वो जबरदस्ती कर रहा था, वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता है, उनको तो मुद्दा चाहिए ना, ठीक है ना, तो वो जबरदस्ती कर रहा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा मैं जब छोड़ो होगी बात, मैंने बात की उनसे, ऐसा नहीं सर। एक अहम स्टेटमेंट में, क्योंकि हम जब डेली वेजर की बात करते हैं तो कई बार भाजपा के नेता श्यामलाल शर्मा जी से जब मेरी बात होती है तो वे कहते हैं कि इसको हम राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इनको हमें इंसानी तौर पर, ह्यूमैनिटेरियन की नेचर से इसको हमें देखना चाहिए। क्या सर कमी लग रही है कि सेंटर को लेकर, LG मनोज सिन्हा जी को लेकर कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा रोड मैप, क्योंकि कई बार बयान आया LG मनोज सिन्हा का कि हम इस मंथ के एंड में जो है वो कमेटी के हमें रिपोर्ट्स आ जाएंगे और हम एक
रोड मैप तैयार करेंगे कि कौन से रोड मैप से आप इनको पक्का कर सकते हैं। कहाँ कमी आपको लग रही है, बजट की कमी लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं डेली वेजर की 2015 के बाद ही हमारा आज 72-73 महीने का बीजेपी का और पीडीपी का जब शासन था तभी से हमारा जो है पेंडिंग वेजेस भी जो है हमारे 75 महीने के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ना ही पेंडिंग वेजेस निकल पा रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी में, जो दिल्ली में मिल पा रहा है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पा रहा। पक्के होने की बात पे सिर्फ आश्वासन के तौर पर मिल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम थक चुके हैं, बार बार किसी भाजपा के नेता के, किसी बड़े अधिकारी के नेता के दरवाजे पे जाकर खटखटाहट कर हम थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार की बात करें, या तो हमें पक्का कर दें या हमें बाहर निकाल दें। देखिए, एक तो मैं बात बताऊं कि मैं अथोराइज नहीं हूं सरकार की तरफ से ये बात बताने का, और जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी खड़ी की गई उस लड़के की तरफ से इस प्रकार का पोर्टल कर, तो मैं कोई इस प्रकार का बयान नहीं दूंगा जिसमें कोई अटकल लगे। जिसमें बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपको भी चाहिए सरकार से बातचीत करके, और इन मुद्दों के ऊपर क्लैरिफिकेशन होगी तो आप अच्छी तरीके से जानकारी लोगों को दे पाएंगे। हाँ, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनके लिए हमारी बड़े हम सेंसिटिव है इस मसले में। मैंने कहा ना कि SRO 520 आप रिकॉर्ड निकालिए, उसका जो चेयरमैन था कमेटी मैं ही था, ठीक है। उसमें हमें जो चिंता थी तभी हमने किया, और ये हमारी सरकार ने नहीं लगाए थे, ये पुरानी 2014 के पहले उमर अब्दुल्ला के समय में, उसके पहले ये लगे थे, तो ठीक है। तो इसलिए हम इतने सेंसिटिव हैं, लेकिन और इनका हक मिलना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं मिलना चाहिए, और सरकार ने कोशिश की है, लेकिन हमारा भी मानना है जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। तो ये बेटर होगा कि सरकार से बात करें, सरकार के जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात करेंगे तो मुझे लगता है बेटर। जो डेली वेजर्स, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पीडीडी का कल ही राजौरी के अंदर डेली वेजर जो है उस बेचारे की बिजली के करंट से खंबे पे चढ़ा हुआ था, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। क्या कोई ऐसा रिलीफ एक्सग्रेशिया होना चाहिए कि अगर कोई लोग इस तरह से डेथ हो जाती है, क्योंकि हमने कई बार देखा कई पीएचई के ही डेली वेजर्स थे, उनके पास बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, उनको डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं मिली, उनके लिए अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। वो कहते हैं हमारा इंश्योरेंस का पैसा काटा जाता लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, धीरज गुप्ता जी हैं जो अभी फॉरेस्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो मेरे साथ अब जो है कमिश्नर सेक्रेटरी थे पीडीडी के। मैंने उनके सामने बात रखी, मैंने कहा देखिए ये बेचारे पक्के नहीं है, इनको जो सर्विस रूल्स में इनको कुछ नहीं मिलता, और ये आधे आधे जले हुए लड़के मुझे मिलते थे, या कईयों की डेथ होगी। तो मैंने तब प्रपोजल शुरू किया कि इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि देखो हम अगर काम ले रहे हैं इनका, और सिर्फ हम सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए हम कहें कि इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो हमने तभी प्रपोजल बनाया। ये ठीक है, हमारी सरकार जल्दी चली गई, लागू नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी की बात है ऐसा प्रपोजल जो है वो अभी कानून बन चुका है, और शायद 15 लाख रुपया जिसकी डेथ होती है, कई बार होता है एक्सीडेंटल डेथ है, अगर वो आदमी जो है सरकारी काम करता हुआ खंबे पर काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी कर रहा था, तो उसको मिलता है, और ये रूल है, SRO ये निकला हुआ है। ये आपका ये कहना है कि अगर अभी जिस तरह उसकी डेथ हुई है लड़के की राजौरी में, उसको ये एक्स ग्राशिया जो है वो मिल सकता है, क्योंकि बसोली में ऐसा ही केस हुआ था। जब बसोली में मैं गया, मेरे गांव के पास ही पड़ता है, तो उनमें घर में गया, तो उनको तब मैंने बताया, तब मैंने जो यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर से बात करते हैं, हमने जो उसको आगे भी बात जो है की थी, तो बाद में मुझे पता लगा कि शायद उसको रिलीफ मिला है, तो उनको अप्लाई करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा, मैं नहीं जानता, शायद वो मेरे डेली वेजर भाई पीडीडी के वो इस नॉलेज को जानते हैं या नहीं जानते, अगर जानते होंगे तो उनको पता कहाँ अप्लाई, लेकिन मैं निर्मल सर आपसे अपने बिहाफ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं कि कहाँ जाकर अप्लाई करना है। बिल्कुल, क्योंकि यही तो हमारी जिम्मेवारी है। अगर उनके परिवार का आपके चैनल को अगर सुन रहा है तो मेरे से अप्रोच करें, मेरा फोन है 9419149494, या इस प्रकार की कोई भी समस्या है वो फोन कर सकते हैं। ऐसे भी पूरे जो है हफ्ता हम लोग जो है अलग अलग समय में सोमवार को जो है पार्टी ऑफिस में बैठता हूं, तो वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ का मसला है। ऐसा नौजवान जो बिल्कुल उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, मुझे नहीं पता, तो एक तो मुझे उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, जो करें हमकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इसके अलावा और भी जो राजनीतिक मुद्दे हैं सर, इस समय जो है, एक तो 5-5 मरले प्लॉट्स जो है, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी सरकार है, उनका ये कहना कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग लैंडलेस हैं उनको जो है वो ज़मीन जो है वो देनी चाहिए। सरकार ने एक बड़ा वेलकम वाला कदम जो है वो उठाया हुआ है, लेकिन विपक्षी नेता इस पर भी अभी ये चीज़ कह रहे हैं कि जो लैंडलेस लोग, जो बलडोजर चलाया गया, जो स्टेट लैंड ली गई, जो पावर
कि रसूख में जिन्होंने ली थी वो तो चलो सही है, लेकिन कई गरीब गुर्बत लोगों से भी जमीन गई, उनसे 50-60 साल पुरानी जमीन लेकर अब उनको दोबारा 5 मरले की जमीन जो ली जा रही है, और कहीं ना कहीं उनका ये इल्जाम कि बाहर के लोगों को जो है बसाने की दोबारा कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए हरमीत इस पर जी, क्या विचार? हाँ हरमीत जी, मैं कहूंगा कि मुझे पूरा समय आप दें, मैं पूरी बात बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल सर। देखिए ये जो जमीन देने का जो मसला है, इसमें एक लंबा इतिहास है। आपको याद होगा कि सरकारी जमीनें जो कब्जे किए गए थे उसमें बहुत सा लैंड माफिया था, पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिसको कि पुरानी सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारों ने रोशनी एक्ट के तौर पर रेगुलराइज करने की कोशिश की। लेकिन वो जमीनें वो थी जो कब्जाई हुई थी। गरीब आदमी कब्जा नहीं कर सकता, वो झोंकी झोंपड़ी झोंकी बना सकता है बेचारा, लेकिन कर नहीं सकता। और कोई भी चाहे कहीं भी कोई भी होगा उसके ऊपर जाके चढ़ेगा। एक बात आई। फिर मैं बताऊं कि जब हम सरकार में थे, तो एक प्रपोजल एसटी मिनिस्ट्री जो थी, जो अपने मिनिस्टर थे हमारे जुल्फिकार साहब, उनकी तरफ से आया कि गुज्जर बकरवालों को कुछ जमीन दी जाए। तो जब ये बात आई तो कैबिनेट डिस्कस हुई। हमने कहा नहीं, गुज्जर बकरवालों को क्यों दी जाए, लैंडलेस को क्यों नहीं दी जाए। तो फिर भी एक कमेटी बनी। उस कमेटी का मैंने 2-3 मीटिंग्स थे। हमने कहा जो भी लैंडलेस है, हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी हैं, या और भी लोग हैं, अगर वो जो सो कॉल्ड हायर कास्ट है उस पर बिलोंग करते हैं, लेकिन किसके पास बेचारे के पास जमीन ही नहीं है। और उस समय भी हमने ये किया था कि हमने कहा कि पीएमए के घर आ रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर ने ये एक संकल्प किया है कि 2024 तक हम जो है कोई घर कच्चा नहीं रहेगा, लेकिन कईयों के पास जगह ही नहीं है तो कहाँ बनाएंगे, और कई रिजेक्ट हो रहे। तब भी हमने प्रपोजल लिया, लेकिन जब हमने कहा कि नहीं सबको दो, सिर्फ गुज्जर बकरवालों को ही नहीं दो, हमने ये नहीं कहा उनको ना दो, अगर वो लैंडलेस है उनको भी दो, और बाकी लोगों को, शेड्यूल कास्ट को दो। तो हर कोई इसमें कास्टिज्म नहीं होगा, नहीं कोई होगा। लोग, कोई बड़ी कास्ट या छोटी कास्ट कोई नहीं, भी होगा, किसी जाति का होगा, Who's landless? कोई भी होगा उसको जमीन दी जाएगी। लेकिन जमीन दी जाएगी, निर्मल सर सबसे बड़ा सवाल है, जमीन तो दी जाएगी लेकिन वो उस पर मकान बनाएंगे कैसे जब उनका पैसा ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ ना जी, वही बता रहा हूँ कि देखिए जो जमीन मिलेगी और कितनी मिलेगी कि घर के लिए छोटा मोटा उसका घर बन जाए और उसका थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो। ये नहीं पे तो आप जो है सैकड़ों कनाल जमीन कब्जाई हुई है और उसको इसके साथ जोड़ रहे हो आप, ठीक है, तो उसको मिलनी चाहिए। और घर कहां से, पैसा कहां से आया, पीएमए बाई का पैसा है ना, 1,60,000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना, और फाइनल लिस्ट अब निकल रही है, जिनके पास है वो फाइनल लिस्ट होगी, और 2024 टारगेट है तो तब तक कोई मकान पक्का नहीं, कच्चा नहीं रहेगा। ये पूरे देश में है। अभी मैं तेलंगाना, लेकिन ये मैं बड़ा आउट ऑफ द कंटेस्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पॉसिबल है 1,60,000 में एक मकान को खड़ा करना? देखिए जहां पर आज लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, रेट, ईंट, सीमेंट कितना महंगा है, 1,60,000 में कोई मकान बना सकता है आज की डेट में? देखिए बात आपकी सही हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी एक बेचारा जिसके पास नहीं कोई जमीन है, नहीं पास उसके कच्चा मकान है, अगर वो तरपाल लगा के या घास लगा के बैठा रहे, 1 लाख से उसके कमरे तो खड़े हो जाते हैं। पहले कितना होता था, पहले शायद 60,000 होता था इंदिरा आवास योजना में, आप करें, मैं फिगर में भूल सकता हूं, इतना होता था, और कई किस्तों में मिलता था। कहीं और मैंने देखा उस समय क्या था कि अभी कोई था, नींव पड़ जाती थी, कंधे दीवारें चढ़ी होती थी, वो बेचारा उसके ऊपर उन्होंने बेलें लगाई होती थी, वो चढ़ी होती थी इसकी, कोई कद्दू की किसी की, और साथ वो कच्ची झोंपड़ी में रहता था, पूरा नहीं होता था। आज आपको देखे कहीं भी आपको कच्चा घर नहीं मिलेगा, और छोटे छोटे जो घर मिलेंगे वो इसी से बने हुए। फिर वो क्या करता है, 1,60,000 उसके पूंजी आ गई, अभी अगर जमीन उसको दी जाएगी तो उसकी जमीन आ गई, पूंजी आ गई, उससे दीवारें जा थोड़ा बहुत लेंटर डाल लेगा, उसके बाद अपनी कमाई करके सीमेंट कर देगा। और कई लोग बिना सीमेंटेड हाउस में कम छत तो मिल जाती उन है। विपक्षी नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का मैसेज जो दे रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है? कल भी मैं एक जगह एक इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन लगा है। आज हम वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को बाहर से बसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम उन्हीं लोगों को बसाएं। वो उनका ये कहना कि जो लिस्ट बनाई हुई है पब्लिक डोमेन में डाल दो, सबको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन मिल रही है या बाहर के किसी लोगों को जमीन मिल वो पब्लिक उससे इंतजार तो करें। ये बुखलाए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 5 अगस्त 2019 के हुआ है उसके बुखलाए हुए हैं। अरे भाई डोमिसाइल है यहाँ, बिना डोमिसाइल के किसी को जमीन नहीं मिल सकती।
कानून है। वो डोमिसाइल अगर कोई बाहर का बंदा जो रह रहा अगर होगा, अगर वो उसको क्वालिफाई करता तो क्यों नहीं मिलना चाहिए कानूनी उसको? तौर पर उसको मिले, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं वो रह तो जाएगा? उनका कौन मार रहा है? उनको तो मिलेंगे ना। लेकिन वो यूपी बिहार से अगर कोई बंदा अरे डोमिसाइल यहाँ पे भैया, लाके रह रहा होगा, अगर आप पंजाब से हैं, कई लोग सरदार लोग जो हैं, बाकी लोग पंजाब से यहाँ हैं, बेचारे तो 20-20 30-30 साल से हमारी वो जहाँ पर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई मिस्त्री हैं, कुछ हैं, उन बेचारों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? किराए पर कब तक रहेंगे उनको? और जब ये जम्मू कश्मीर उतना हिस्सा, अगर जम्मू कश्मीर के लोग पंजाब में बस सकते हैं, हिमाचल में बस सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बस सकते हैं, तो उनको इतना मिनिमम हक तो है। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलेगी, वो तो कानून बन गया है। जी जी जी। एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो नॉन एग्रीकल्चर क्लासेस हैं, जो जम्मू की हैं, उनको भी नहीं मिलती। तो ये तो स्पष्ट है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग जो हैं। ये लोग हैं जो 370 टूटे 35 एज जाने के बाद हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। मतलब आज कोई भी स्वागत का कदम होता है उसमें खलल जो हाँ, है इनका वो काम ही विपक्ष यही का है, बुखलाए हुए है ना। चलिए, इसको आगे सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आखिरी सवाल जो है मेरा, मैं आपसे जो पूछने आया था, आखिरी सवाल। इस समय सर जम्मू कश्मीर की जनता जो है, हम जानते हैं हम जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा बिजली जो है उत्पाद करता है। हम अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर इस समय बिजली जो है वो फ्री यूनिट्स पे दी जा रही है। हालांकि वो ऐसे स्टेट्स हैं जो बाहर से बिजली खरीदते हैं और फिर जनता को देते हैं, लेकिन वहां पर फ्री बिजली दी जा रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट बिजली के पहले स्मार्ट मीटर्स आए, और आज हमने देखा स्मार्ट मीटर्स भी वो एक आतिशबाजी का वो जो एक नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। रात को एक स्मार्ट मीटर जितने लगाए हैं, हर जगह पर गर्मी के माहौल में जो है वो उनमें आग लग रही है। दूसरी तरफ बिल्स जो हैं वो नहीं, बिजलियां जो है लोगों की 17 दिन की जो है वो कटी हुई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा जो है वो मिल रहा है, खासकर जम्मू को ये शुरुआत जो हुई है सबसे पहले, कि उनका ये कहना कि अब हमें प्रीपेड जो है वो बिजली के बिल जो है वो देने पड़ेंगे। तो उसकी खिलाफत जो है वो जम्मू की जनता कर रही है कि हमारे पास, जब हमें कई ओल्ड पेंशन्स औरतें हैं जो अकेली रह रही हैं, उनका ये कहना हमारी 1000 रुपये पेंशन थी, सरकार ने वो भी बंद कर दी, हम 3000 रुपया बिल एडवांस में कैसे जो भरेंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम पे ये जो पेंशन क्यों बंद हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। पहले 200 मिलती थी, अभी 1000 मिलती है, और मिलती है। कोई हो सकता कोई कारण रहा है जिसके कारण उनको नहीं मिली। जनरल स्टेटमेंट से तो मैं विश्वास नहीं करता। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं बिजली मंत्री था, 66% चोरी थी, 66% चोरी। मैंने बड़ा जोर लगाया, कश्मीर में ज्यादा था, जम्मू में कम था। मैंने पर्सनली भी कई जगह जाके चेक किए, और गरीब आदमी तो थोड़ी सी जो है बिजली जलाता है, और हमने 100 यूनिट फ्री देने का भी प्रपोजल तब रखा था। हमने कोशिश की थी, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर हमने कोशिश की 100 जो यूनिट जो है फ्री बिजली मिल जाए, इस प्रकार की बात की थी। लेकिन उस समय हमने पूरा कोशिश करने के बाद भी जो है इसको जो है 64% तक ही ला सके थे। तो हमारा पता नहीं कितने हजार जो है करोड़ का जो है वो था, कर्जा था। एक तो ये बात होगी, तो सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी को, बाकी को, उसको उतना मिनिमम उसको जो है सस्ती बिजली मिले, सब्सिडाइज मिले, वो आज भी मिलती है, और हो इस पर नजरसानी की जा सकती है, करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जब हम सरकार में थे हम तब ने कोशिश की थी, नंबर 1। नंबर 2, इसके गार में को बड़े बड़े जो चोर हैं वो अगर चोरी करें तो उन पर तो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, मीटर्स, मेरे पास अभी मेरे 2 पंखे चल रहे हैं, बिजली चल रही है। अब मैं जाऊंगा, अगर मान लो पे मैं मीटर नहीं है, ऐसे ही सीधा है, तो मैं उठ के चला जाऊंगा, पंखे चलते रहेंगे, एसी चलता रहेगा। लेकिन मेरी, अगर मुझे पता है महीने के बाद मैंने मीटर में जो आएगा मैं पैसे देने, तो मैं ऑफ करके जाऊंगा। तो अगर हम दुकान पर जाके अगर घी, तेल, मिर्ची जो है, जो कोई दालें खरीदते हैं, तो अगर दुकानदार को भी पैसे देते हैं तो हमें ये तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अगर हम गैस खरीदते हैं या तेल, मिट्टी का तेल खरीदते, पैसे देते तो देनी पड़ेगी, ये भी बात सही है। तो सरकार को तो उसके बीच से ही रास्ता निकालना है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बिजली जो है फ्री है, उन सरकारों ने दी है, वो अफोर्ड कर सकती हैं। हमने भी कोशिश की थी 100 यूनिट देने की गरीब को, हमने भी कोशिश की थी। हमने एक एमनेस्टी भी दी थी, हमने कहा जिनके एरियर्स हैं हम उनके कर्ज उनका जो इंटरेस्ट माफ कर देंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में या 4 इंस्टॉलमेंट्स में, अगर पूरा अपना कर्ज दे दें। बहुत कम रिस्पॉन्स हमें आया, और हमने कहा राइट ऑफ करके आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये बात थी। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखिए ऐसा है कि दूसरी बात जो है कि कल मैं सुन रहा था किसी को कि हमारा पानी है, हमारा, अरे भाई इन लोगों को पूछता हूँ, रंजीत सागर डैम बना, ठीक है, जम्मू में है, बसोली की मेरी अपनी ज़मीन जो है, बहुत ज़्यादा ज़मीन उसमें आई है। कितने % इन्होंने लिया वहाँ से उनसे? 15%।
15%, 85% शेयर किसका है? पंजाब का है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। बागलियार का शेयर हमें मिलता है, नहीं मिलता। अगर एनएचपीसी बाकी जो करते हैं, कुछ जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके आधार पर होते हैं। ये जो मैसेज देना कि जी केंद्र बिजली लेके जा रहा है, जी पानी हमारा है, जी अगर आप पे पहले आपने तो स्टेट को लूटा, आज हम अपनी बिजली या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आपने क्या किया था? आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की इधर? अगर आप में इतने थे तो आपने रंजीत सागर डैम जो जम्मू कश्मीर में ज्यादा जो है उसमें आए 1500 फैमिली से ज्यादा जो है डिस्प्लेस हुई थी, ठीक है, आप तो उनको कंपनसेशन भी नहीं दे पाए, तब आपने क्यों नहीं बनाया? तब तो आप जहां की जो कश्मीर सेंट्री की सरकारें थी ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इनकी कांग्रेस की और सरकारें थी, तब क्यों नहीं किया? आज आप मुद्दा उठा रहे हो। बागलियार बड़ी मुश्किल से आया था और हमें पता है कि किस प्रकार के वहां इश्यूज थे उसमें। लेकिन जनता का सर ये भी कहना, जब जनता सड़कों पर आती है, उनका ये कहना हमारा 17 दिन का अगर बिजली का बिल है तो वो हमारे पेंडिंग जो है 17 दिन हो गए बिजली कटे हुए। किसी का कहना कि मेरा 1 महीने का 47,000 बिल आया तो मेरी बिजली काट दी, उनका ये कहना है। लेकिन कई पॉलिटिकल नेता हैं, आपकी पार्टी के भी कई नेता हैं जिनके 14-14 लाख रुपए बिल है। रविंदर रैना जी का बिल भी था, 2 लाख रुपए का बिल था, जब उन्होंने नहीं दिया तो फिर वो जाकर पेंडिंग जो है वो जाके भरा। कविंदर गुप्ता जी का भी नाम जो उसमें है, वो ये कह रहे हैं नेताओं लोगों की बिजली नहीं काटी जाती, गरीब लोगों पर ही। अगर कानून सब पे बराबर है, बिजली अगर सबकी जो बिजली का बिल नहीं देगा सबकी कटेगी, तो नेताओं की क्यों नहीं कट रही है, हमारी ही क्यों कट रही है? देखिए ऐसा है कि इसका जवाब मैं पूरा जवाब दूंगा आपको। इसका जवाब यही है कि मीटर है, मुझे पता है मैंने इतनी जलानी है, मीटर पर जो रीडिंग आ जाएगी उतना मेरा पैसा बनेगा। और जैसे मैं अपना बिल जो है, मैं लोगों से भी कहूँगा, मैं बिल जो है ऑनलाइन पे करता हूँ। जी जी जी। मेरा गांव में भी है, वहाँ से आता है, यहाँ का आता है, मैं ऑनलाइन पे करता हूँ। और मुझे अगर पता है मेरा मीटर है तो मैं कितनी जलानी है तो मैं उतना मेरा, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ तक नेताओं की बात आपने की, हमारे कुछ साथियों की बात आपने की है, देखिए उस समय क्या कर, जैसे मैं यहाँ रहता था, बदामी बाग में कोठी में था, जब मैंने स्पीकर हटा, मैं 1 महीने के अंदर वो जो सरकारी जो है मकान छोड़ दिया। जब मैंने एनओसी लेना था तो वो पिछला पुराना पता नहीं कितना था बिल था, क्योंकि पुराने लोगों ने नहीं पे किया था। फिर मैंने अपने टेन्योर का, जो मेरा टेन्योर था उसका बिल मैं पे करके एनओसी लेके मैं यहाँ पर आया। तो ये भी वैसे ही केसेस होंगे, ये तो आप उसको इंक्वायर कर सकते हैं। आपको लगता है कि जब उन्होंने जब एमएलए जब सरकार टूट गई, अब वो बाकी कई नेता, विपक्षी नेताओं के बंगले तो छुड़वा दिए, अब भाजपा पार्टी के कई नेताओं पर स्टेट डिपार्टमेंट का भी ऑर्डर आया, लेकिन उसके बाद भी वो बंगले पे जो रहे, क्या आपको लगता नहीं कि उनको ये करना चाहिए था जो आपने किया, जो आपने सही कदम उठाया कि अपना पुराना बिल जो पहले नेता लोग जो रह रहे थे वो बिल जो है उनको निकलवाना चाहिए था, और उनको बोलना चाहिए था कि ये बिल, ये आपका बिल है, ये हम पर पड़ जाएगा, कल को हमारा नाम जो है वो खराब होगा, आप ये अपना बिल पे करें और हमारा जो बिल होगा वो हम पे कर देंगे। क्या आपको लगता है वो चीज़ उन्होंने उनको भी वो चीज़ करनी चाहिए थी? देखिए ऐसा है कि जब मैं अपने केस की बात करूंगा, बाकी ये पूरा मामला जो है, जो कोठियों की बात है, वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के संज्ञान में है, तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जब मैं कहता हूँ मैं बिजली मंत्री था तो मैंने कहा कि देखिए बिल जो है पुराने अगर बिल नहीं पे हुए हैं तो मेरा लाओ ना, जो जिस दिन मैंने उसमें एंटर किया और जिस दिन मैं छोड़ा उसको बताओ मेरा कितना बिल था। और मैं कुछ हजारों में था, और तब थोड़ा था क्योंकि मैं पे तरीका भी वही सही था। हाँ वही था। उसको आज मेरे पास एनओसी है, मैं कहीं तो आपको रसीद बताऊंगा। उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, उंगली नहीं उठा सकता, मैं मकान छोड़ा कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने कहा पे नहीं, मुझे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मेरा जो है, मैं जब इस घर में आया हूँ ना, इस घर में इसमें दरवाजे नहीं थे, मैं छोड़ के आया था मैं, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं करूंगा तो फिर मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ भी नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन वो चलो जो बात है, लेकिन डेफिनेट उन्होंने ऐसे ही किया होगा कि अगर वो लेके हो सकता है उन्होंने पे कर दिया, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं। आखिरी सवाल, आखिरी मैसेज सर मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, आप डेली वेजर्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि डेली वेजर्स और खासकर लैंड ओनर्स जो हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़मीनें जो हैं, अपना हक जो है वो सब कुछ दे दिया हुआ है। अब सरकार से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे डेली वेजर्स को कि वो सहारा रखें? अभी उनके लिए जो है वो चीज़ें बन रही हैं, कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए डेली वेजर्स से मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, और हमारी जो अप्रोच है कंसिस्टेंट अप्रोच रही है। जो उनके अध्यक्ष जो आपसे कह रहे थे डॉक्टर निर्मल सिन्हा का, तो वो देखें, उनको बयान मुझे अगर बताएं कि मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, फॉरवर्ड कर दें, मैं देखूंगा क्या कहा, और ठीक है ना। वो मेरे पास भी बयान है सर, हाँ, मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं होता हमारे पास बजट नहीं है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला बजट है या नहीं है, ठीक है, तो मैं कह ही नहीं सकता। उसने अपनी जो है कमेंट्री में जरूर कहा होगा
क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता किसी का नाम कोई ले रहा है, तो मैंने कहा ये कौन है, क्या उसका बेटा है, तो वो इलेक्शन, उसका बाप जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है कटड़ा से, तो उसको कंट्रोवर्सी उसने खड़ी करनी थी, तो इस कारण से उसने किया। तो मैं कहना है कि देखिए, मैं उनसे कहूँगा आप आपके साथ हैं, ठीक है, सरकार ने कोशिश की है आपकी कुछ हल करने की, मिनिमम वेजेस को लागू करने की। हम कोशिश करें कि आने वाले वक्त में अगर जब भी हमें अगर मौका मिलता है, जहाँ हम जो है हमेशा हम बात रखते हैं, एलजी साहब के सामने बात रखते हैं, तो हम आपके वकील के तौर पर काम कर सकते हैं। मैं आपको पक्का आश्वासन नहीं दे सकता, अगर सरकार में होते तो मैं आपको पक्का आश्वासन देता, और जब सरकार में तो SRO 520 हमने बनाया है। एक तो बात मैं ये कहूँगा। दूसरा मैं कहूँगा कि 2015 के बाद जो है जो ज़मीनें दी हैं, उसके बाद जो SRO लगता था, जिनको नौकरी देने का आश्वासन था, वो उसके बाद खत्म हो गया। कंपनसेशन है, पहले की बात हाँ पहले की है, हाँ पहले अगर की बात करते हैं। देखिए मैंने देखा कई केसेस थे, मैं अभी लंबी बात हो जाएगी, कई केसेस ऐसे थे, स्थानीय जो इंजीनियर होता था कहता दे दो, उसके बाद देके आश्वासन देके वो जमीन ले लेता था, गरीब लोग बेचारे देते थे, लिखाव लिखित पर कुछ नहीं हुई। और अगर उनके पास लिखित पढ़त है, अगर कोई लिखा है कि आश्वासन दिया पे आपको नौकरी देने की बात, किसी कागज मेरे पास लेके आओ। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कई कागज तो मेरे पास तकरीबन 186 ऐसे लैंड ओनर्स के डॉक्यूमेंट है जिस पर साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ शब्दों पे लिखा हुआ है कि ये हम जमीन दे रहे हैं, इस जमीन के बदले आपको जो है आपके परिवार को सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। ये किसकी तरफ से था? अगर तो जेई की तरफ से था या लाइनमैन की तरफ से था, तो वो अथोराइज नहीं था इस बात को कहने के लिए। ये एक सरकारी ऑर्डर होना चाहिए था। नहीं, ये तो एफिडेविट जो इंतकाल हुए हैं तो सरकार के साथ ही हुए हैं, एग्रीमेंट जो है वो तो सरकार के साथ ही हुए हैं। हाँ, ऐसे लेके तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, जब हमारे उनकी हम मदद करेंगे, अगर वो हमारे पास अप्रोच, मेरे साथ अप्रोच करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे इसमें।